नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यदेव शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के अगले चैप्टर की, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारे चैप्टर में इसकी शामिल क्यों है, एनसीईआरटी ने इसकी महत्ता क्या बताई है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बात करेंगे, बाकी इसकी फिर डीपली हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसके अगले चैप्टर की, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की इंपॉर्टेंस क्या क्या वो तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, साथ में ये देखते हैं कि आखिर इसकी खोज कब हुई और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी खोज कब हुई। इसकी खोज हुई है दोस्तों 1921 में। और खोज किसने की है? इसकी खोज की है दयाराम साहनी ने। इसके अलावा इसकी एक दूसरी साइट भी है जिसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसकी खोज की है दोस्तों 1922 में राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने। इस सभ्यता को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसका भी कारण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन दरअसल है क्या कि यहां से एक हमारी नदी गई है जिसे कहा जाता है सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी को इंडस वैली यानी सिंधु घाटी भी कहा जाता है। तो इंडस माने होता है सिंधु नदी, तो इसके किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी पड़ गया। एक नाम इसका और पड़ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन का मतलब ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन यानी उसी समय कांस्य यानी कांसे का विकास हुआ था, जो टिन और तांबे से मिलकर बनता है। ठीक है, हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का विकास हो गया। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अधिकतर साइट्स हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की जो अधिकतर साइट्स हैं, वो हमारे इस क्षेत्र में सबसे पहले प्राप्त हुई थी, यानी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा वाली जगह पर। हड़प्पा की जो जगह है वो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। उसके थोड़ा सा दूर देख चल के देखते हैं हम लोग कि ये इधर मोहनजोदड़ो है, फिर यहाँ पर चौदड़ो भी है। वो सब की हम लोग बाद में बात करेंगे, जब इसकी भौगोलिक एरिया की और बात करेंगे तब। ठीक है, तो इसके आगे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारी ये सिविलाइजेशन है, अगर हम इसके ज्योग्राफिकल एरिया की बात करेंगे तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इस टाइप से यहां से ये कहानी शुरू होती है इसकी मांडा से। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है मांडा, चेनाब नदी के पास में। नदी कौन सी आ जाएगी आपकी? चेनाब नदी। ठीक है, यहां से लेकर के यहां पर एक नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तक ये फैली गई है और इस क्षेत्र का नाम है दैमाबाद। दूसरा, इस तरफ अगर जाते हैं तो ये आलमगीरपुर, यहां पे एक जगह है मेरठ में है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के पास में। नदी कौन सी है दोस्तों? हिंडन नदी है। ठीक है, और यहां से ये आता है अपनी सुतकांगे डोर तक। कौन सी जगह है? सुतकांगे डोर। यहां पर नदी है दास्क नदी। तो इस प्रकार से ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और इसके अभी तक अगर मैं ज्ञात स्थलों की बात करूं तो लगभग 2800 साइट्स इसकी डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनमें से सबसे पहला योगदान आपको मालूम ही है कि दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में उन्होंने खोज की थी 1921 में। फिर मोहनजोदड़ो की खोज कर ली थी अपने राखलदास आर डी बनर्जी ने 1922 में। उसके अलावा फिर बहुत सारे आते गए। चौदड़ो की खोज हुई, बीबी लाल कालीबंगा साइड में उन्होंने साइटें खोज डाली। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी भौगोलिक स्थिति। इसको त्रिभुजाकार में भी माना जाता है कि इस प्रकार से ये त्रिभुजाकार भी थी। किस प्रकार से थी दोस्तों? ये थी हमारी त्रिभुजाकार। अगर कोई पूछता है तो त्रिभुजाकार में मानी जाती है। अच्छा, इसकी नगर नियोजन प्रणाली की बात करते हैं अब हम लोग। देखिए आगे चलते हैं।
कि आखिर इसकी नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी। ठीक है, बात करते हैं नगर नियोजन प्रणाली की। इंपॉर्टेंस क्या था आखिर इसका, तो इसको याद ही इसलिए किया जाता है कि जो इसकी अर्बन प्लानिंग थी वो कितनी वेस्ट थी। होता क्या था कि उस समय भी, यानी उस टाइम भी इस प्रकार से घर बनाए गए थे जिस प्रकार से घर आज बनाए जाते हैं। आज के समय में होता क्या था कि ग्रिड पैटर्न में बने हुए होते थे, इस प्रकार से घर बने हुए हैं। आप देख रहे हो पहले किस प्रकार से सिस्टम को एकदम, देखो ये मेन रोड गया हुआ है, ये रोड बना, ये देखो ये गली हुई आई हुई है, ये घर है बना हुआ। ठीक, ये ऊंचे चबूतरे घर बना हुआ है इस समय, क्योंकि उस समय जो उन्होंने घर बनाए थे वो दो प्रकार से बनाए हुए थे। बताता हूं, अभी देखो आपको दिखाता हूं मैं। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं सीटाडेल, इसको कहा गया सीटाडेल। ठीक, ये बड़े लोगों के लिए था जो पैसे वाले लोग थे, और इसको कहा गया उच्च दुर्ग, हाईलैंड। और ये था, इसको कहा गया निम्न दुर्ग। ये इसी कंडीशन में थे। ये हमारा ऊपर का नॉर्थ हो गया, इधर का साउथ हो गया, इधर का ईस्ट हो गया, इधर का वेस्ट हो गया, यानी ये जो साइड है हमारी ये ईस्ट साइड है और ये हमारी वेस्ट साइड है। ठीक है, इधर का हिस्सा यानी पूर्व का हिस्सा निम्न दुर्ग था, लेकिन ये बड़ा था आकार में। यहां पर नॉर्मल लोग रहते थे, जैसे कि कारीगर, व्यापारी, छोटे मोटे किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, इस प्रकार से थे। और इधर रहते थे शासक वर्ग। हम कह सकते हैं इधर कौन निवास करते थे दोस्तों, शासक वर्ग निवास करते थे। ठीक है, इस प्रकार से इनकी प्रक्रिया यहां पर चला करती थी। आगे के पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। ये देखो ये सिस्टम बना हुआ है एकदम पूरी तरीके से, इस प्रकार से घर हमारे टोटल बने हुए चल रहे थे। ये देखो कितना ये घनी आबादी लग रही है, ये छोटा सा क्षेत्र है और ये सभी क्षेत्रों में बटे हुए थे। अन्य खासियतों की बात करेंगे कि और इसकी खासियतें क्या क्या थी। देखो होता क्या था उस समय जो नालियां थी वो ढकी होती थी। नालियां ढकी होने के साथ साथ इनके घरों से निकलता था पानी। से यहां पर एक प्रकार का घर है, ठीक है, ये हमारा मेन रास्ता है। इस घर से जो पानी निकलता था वो आता था मेन नाली में, इस नाली में आकर के गिरता था। और ये जो नाली थी ये यहां पर किसी दूसरे क्षेत्र में एक मुख्य नाले से आकर के मिल जाती थी। सबसे बड़ी खासियत थी स्वास्थ्य को कितना ध्यान में रखा गया ताकि बाढ़ ना आए, गलियों में पानी ना भरे, इस प्रकार का विशेष प्रबंध किया गया था। सबसे बेस्ट चीज थी। दूसरी बात है कि जो उनके घरों के दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, गली में, पीछे की तरफ गली में खुलते थे। मेन दरवाजे मेन रोड में नहीं जो है दरवाजे खुला करते थे। ये इनकी सबसे विशिष्ट खासियत थी। दूसरी बात है कि हर घर में एक कुआं होता था। मतलब हर घर में कुआं नहीं, हर घर में एक, हर घर में एक आंगन, हर घर में किचन, यानी हम कह सकते हैं रसोई घर। ये हमें देखने को मिलता है आज वर्तमान समय में, यही हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और अधिकतर घरों में कुआं होता था। हर घर में नहीं, लेकिन अधिकतर घरों में क्या है, कुआं बना हुआ होता था, जिसे क्या बोलते हैं वेल, वेल यानी कुआं हुआ बना हुआ होता था। ठीक है, इन सब की ये विशेषता थी, आज देखने को मिलता। आज हर घर में नल है, हर घर में टंकी है, हर घर में रसोई घर है, हर घर में आंगन है पीछे की तरफ। हालांकि गेट नहीं खुलते हैं, गेट खुलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आजकल मार्केट के सिस्टम में ऐसा होता है, वरना पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे के पॉइंट की। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करते हैं।
प्रमुख स्थल जिसकी हमने बात की है कि हड़प्पा। हड़प्पा प्रमुख जगह मानी जाती है और इसी के नाम से हमारा इस सभ्यता का नाम पड़ा। मोहनजोदड़ो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, यहां से एक अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब यह हो गया कि किसी खास जगहों पर कुछ राशन जमा किया जाता होगा जो इमरजेंसी में काम आता होगा। अगर इमरजेंसी में काम आ रहा है इसका मतलब है कि उस समय लोगों के भले के लिए काम किया जाता होगा, जाहिर सी बात है। स्नानागार का यूज जो है वो होता था कुछ खास अनुष्ठान के रूप में। जहां तक मैं जानता हूं धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें वो लोग नहाते थे। आस पड़ोस में जो है कमरे बने हुए होते थे, वहां से कमरों में जाकर के आप चेंज कर सकते थे। और दूसरी सबसे खास बात थी कि यहां पर पौंड में यानी तालाब में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, और ये जो सीढ़ियां थी ये सीढ़ियां उत्तर दक्षिण दो क्षेत्रों से होकर आती थी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ और इधर से जाएंगे तो इधर से इधर की तरफ, और ऐसे करके ये आराम से बना हुआ होता था। यहां से सीढ़ियां होती थी और पड़ोस में जो है कमरे हुआ करते थे। ऐसे करके आप कपड़े चेंज कर लो, धार्मिक अनुष्ठान में इसका प्रयोग होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। कालीबंगा। कालीबंगा भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि कालीबंगा से मतलब जुते हुए खेत मिले हैं। हल की जो हम बात कर रहे हैं, हल से जुते हुए खेत मिले, इससे यह मालूम जाता है कि यहां पर खेती होती थी। ठीक है, और यहां से पकी हुई ईंट भी मिली है, मतलब सॉरी, यहां से पकी हुई ईंट के साक्ष्य नहीं मिले हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में कच्ची ईंट के घर थे। अब कच्ची ईंट के घर दो जगहों से पाए गए हैं, पहला कालीबंगा और दूसरा रंगपुर। रंगपुर से भी कच्ची ईंट के घर मिले हैं। यही दो जगह है जहां से कच्ची ईंटें मिली, इसके अलावा हर जगह पक्की ईंटें हमसे प्राप्त हुई हैं। ठीक है, लोथल की बात करेंगे। राखीगढ़ी को यह माना जाता है कि यह सबसे बड़ा स्थल माना जाएगा आने वाले समय में। इसकी खोज चल रही है, वैसे तो मोहनजोदड़ो को माना जाता है लेकिन राखीगढ़ी विस्तार रूप में ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। लोथल जो है हमारा, लोथल एक बंदरगाह है, पोर्ट जिसे कह सकते हैं, ये पोर्ट है इस क्षेत्र में। यहां से ये मालूम चलता है बंदरगाह है ये, तो इससे जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता होगा, यानी व्यापार के रूप में ये काम आता होगा। ठीक है, चौहदड़ों की अगर बात करें तो चौहदड़ों से हमको लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक के, इसका मतलब ये है कि उस जमाने में शौकीन लोग थे, ये बात खास तौर से मानी जा सकती है। अंजन सालिका। अंजन सालिका का मतलब होता है ये जो आंख में हम लोग काजल लगाते हैं उसकी सलाई, वो प्राप्त हुई है। ठीक है, प्रसाधन मंजूसा। प्रसाधन मंजूसा का मतलब ये होता है कि आजकल जो शीशे वाला जो जड़ा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं फिलहाल, वो घरों में जो श्रृंगार के रूप में काम आता है उसको प्रसाधन मंजूसा कहा जाता है। श्रृंगारदान, सॉरी, श्रृंगारदान कहा जाता है उसको। ठीक है, तो अब हम आगे की बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, ये सबसे खास बातें हैं जो हमारे चैप्टर में अक्सर पूछी जाती हैं। तो बात करते हैं कि क्या खास विशेषताएं हैं। हम सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन सभी की बात करेंगे, लेकिन सबकी एक वन बाय वन करके बात करते जाएंगे। ठीक है, सामाजिक जीवन की बात करते हैं, यानी उनकी सोशल लाइफ कैसी रही होगी। जाहिर सी बात है कि सोशल लाइफ इंपॉर्टेंट थी, तभी हम आज इसकी बात कर रहे हैं, इसकी डिस्कस कर रहे हैं। सोशल लाइफ में क्या था, ये बिल्कुल सादा टाइप के लोग थे, बिल्कुल युद्ध प्रिय नहीं थे। पहली बात तो युद्ध प्रिय नहीं थे। दूसरी बात है इनकी जो सामाजिक इकाई थी, परिवार का मुखिया होता था, इनका जो प्रमुख सिस्टम था वो किस पर आधारित था, परिवार। और परिवार का एक प्रमुख होता था जिसको हम लोग क्या कहते थे, मुखिया कहते थे। खान पान के रूप में अगर हम बात करेंगे तो सादा खाना पीना, लेकिन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। अगर बात करेंगे मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन के लिए ये पासा खेलते थे, पासा।
पांसा तो सुना होगा ना आपने, पांसा। एक और आता चौपड़, महाभारत में नाम सुना होगा। और दूसरी बात है शतरंज के भी साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं यहां पर, शतरंज भी ये लोग खेला करते थे। दूसरी बात है कपड़ों के रूप में ये सूती कपड़े पहनते थे एवं ऊनी कपड़े, दोनों प्रकार के। अब कहोगे कि सूती कपड़े कहां से आ गए? भैया कॉटन तो यही लोग उगाते थे, और इतनी ज्यादा उगाते थे कि यूनानी ने उनका नाम ही सिंडन रख दिया, इतनी बड़ी मात्रा में ये उगाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका सादा जीवन उच्च विचार था, धार्मिकता का भी प्रभाव था इनके ऊपर, और सिंपलिसिटी थी। मतलब हमें हथियार मिलते नहीं है, सिर्फ एक ऐसा कपाल मिला जिसके सिर पर कुछ खरोच टाइप की लगी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि किसी ने कुल्हाड़ी मार दी होगी, क्योंकि कुल्हाड़ी हुआ ही नहीं करती थी। वही मतलब छोटे मोटे हथियार थे कांसे के बने हुए, है ना। हल भी हमारे लिए लकड़ी का मिलता है। तो इस प्रकार से इनकी सोशल लाइफ थी, कुछ खास वैसे नहीं था कि ये लड़ाकू टाइप के लोग रहे होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी शिक्षा की। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अगर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था तो क्या किसी प्रकार से यहां पर पर्दा प्रथा होगी? जाहिर सी बात है नहीं होगी। क्या किसी प्रकार का बाल विवाह होगा? बाल विवाह नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थी। पर्दा प्रथा होगी? नहीं होगी, क्योंकि स्त्रियां शिक्षा लेती थी तो जानती थी कि भैया हमारे अधिकार क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था ठीक थी। जातिगत भेदभाव के हमारे लिए प्रूफ नहीं मिलते हैं कि वहां पर किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव होता होगा। हाँ, हालांकि सामाजिक विषमता थी, यहां पर अमीर गरीब का भेदभाव था, लेकिन किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस समय तक जातिगत व्यवस्था नहीं थी। काम करने वाले शिल्पकार थे, जिन्हें हम लोग आज लोहार बढ़ई या मतलब जो भी अन्य प्रकार के जो काम करते हैं उनको कह सकते हैं, सुनार हो गया, अन्य प्रकार की जातियां हो गई। ठीक है, रहन सहन सादा था जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं। मनोरंजन भी क्या क्या पांसा और वगैरह ये सब खेलते थे, और खान पान भी था। ठीक है, सादा शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का खान पान इनका हुआ करता था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग आर्थिक जीवन की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये अक्सर पूछ लिया जाता है। आर्थिक जीवन में क्या है इनका, कि इनका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी कृषि, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के साथ साथ में इनकी ट्रेड का सिस्टम भी हुआ करता था। तो ट्रेड की भी बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, ट्रेड की बात करते हैं। कृषि एवं व्यापार प्रमुख रूप से इनका चलता था। ठीक है, एग्रीकल्चर में ये विभिन्न प्रकार की फसलों को उपजाते थे। कई सारी फसलें ऐसी थी, जैसे कि देखो जौ हो गई, राई हो गई। जौ समझते, जौटा वो होता है। राई, राई मतलब बहुत छोटी सी सरसों टाइप की होती है, उसको भी उगाते थे। और मटर, तिल, तिल का तो तेल निकालते हैं, आज भी तेल तिल का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा कपास, कपास का यूज या उसको उगाना सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही शुरू किया था, और यूनानियों को बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने एक नाम क्या दिया था, सिंडन। और सिंडन ये नाम किसने दिया है? इसका नाम दिया है दोस्तों यूनानियों ने। यूनानी इसका यूज ज्यादा करते थे, और इसी का लगभग में इन सभी चीजों का व्यापार भी होता था। ये व्यापार हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों रूप में था। ठीक है, यहां के लोग जानवरों को भी पालना जानते थे, जिनमें से देखो बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे और सुअर का पालन होता था। हाथी का जो पॉइंट है, अगर हम बात करें तो हाथी हर जगह नहीं मिलते हमको। हाथी का साक्ष्य हमको मिलता केवल गुजरात से। कौन पालते थे? गुजरात के लोग पालते थे। तो इसका हमें सिस्टम यहां से मिलता है। दूसरी बात है कि इनका जो विनिमय था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, या हमारी खरीदारी थी या बिक्री थी, वो हमारी थी वस्तु विनिमय के आधार पर। क्या थी? वस्तु विनिमय। भाई उसमें पैसा तो था नहीं,
तो जब पैसा नहीं था तो ये वस्तुएं कैसे खरीदते होंगे? सीधा बोलते होंगे कि भाई ठीक है, तू मुझसे 1 किलो तिल ले ले, तू मेरे को चावल दे दे, या तू मुझसे जौ ले ले, मेरे को बदले में मटर दे दे, तू मुझसे राई ले ले, बदले में कपास दे दे। इस टाइप से बातें होती होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका वस्तु विनिमय चलता था। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कुछ विशेष प्रकार के मतलब साधन अपनाए जाते होंगे, जाहिर सी बात है। तो एक्सपोर्ट के लिए ये पोर्ट का यूज करते थे। पोर्ट का मतलब बंदरगाह हो गया। बंदरगाह में देखो कुछ प्रमुख आप, जैसे लोथल हमारा हो गया, प्रभास पाटन हो गया, है ना, ये हमारे जो प्रमुख बंदरगाह थे जो गुजरात के क्षेत्रों में पाए जाते थे। इस प्रकार से हमारा सिस्टम इसमें चला करता था। ठीक है, तो आर्थिक जीवन की हमने बात कर ली। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे की, यानी धार्मिक जीवन इनका कैसा था। धार्मिक जीवन भी थोड़ा सा मतलब अजीब सा सिस्टम आएगा इसमें। मजेदार कहानी है, कहानी भी है, वैसी भी है, हम लोग आज भी मानते हैं उन चीजों को। धार्मिक जीवन की बात करें तो ये लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे। किन चीजों में? भूत प्रेत में। अब भूत प्रेत से बचने के लिए क्या करते थे? ये ताबीज बांधते थे। अगर ताबीज बांधते थे, जाहिर सी बात है फिर धागे का प्रयोग, हर चीज का प्रयोग होता होगा। और ताबीज बनाएगा कौन? ताबीज बनाएगा कोई ना कोई तांत्रिक। इसका मतलब है कि आज की तरह उस समय भी धंधा अच्छा चलता था तांत्रिकों का, थोड़ा बहुत करके कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से धंधा चल ही रहा था। अच्छा, मोस्टली ताबीज कौन बनाता होगा? ऐसा सुना जाता है कि मोस्टली ताबीज जो बनाते थे वो घर की बूढ़ी मां होती थी, या कोई घर का और 4 घर मिला के उनका एक प्रमुख जो सबसे ज्यादा उम्र में हो, जिसने जिंदगी ज्यादा जी हो, जो अपने अनुभव बताता होगा लोगों को। अनुभव बताया लोगों का, अच्छा चाचा ऐसा होता था? हाँ बोले, हाँ ऐसा होता था। बोले जे लो धागा यहाँ पे बांध लो। तो मोस्टली आप लोग देखेंगे ऐसे करके बांध के बैठते हैं, पैरों में काला धागा बांध लेते हैं, वो भी एक प्रकार का ताबीज ही होता है। स्नानागार का प्रयोग, बहुत बड़ा स्नानागार हमको मोहनजोदड़ो में मिला ही है। उस मोहनजोदड़ो के स्नानागार का यूज क्या होता था? धार्मिक अनुष्ठान के लिए। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारा स्नानागार बना हुआ है। ये नीचे से आने के लिए सीढ़ियां हैं, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से। और ये हमारे कमरे हैं, ये कमरे हैं कि आप नहाइए, उसके बाद में इनमें जाकर के अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, और चेंज करने के पश्चात में आप अपने उस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लीजिए। ठीक है, ईश्वर की पूजा, ईश्वर की पूजा ये तीनों रूप में करते थे, चाहे मानव पूजा हो, वृक्ष पूजा हो, या पशु पूजा हो। हम लोग देखते हैं कि हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति। साथ में हम लोग देखते हैं कि हमको नर्तकी की मूर्ति मिली है। एक प्रकार से यह भी समझा जा सकता है कि नर्तकी की मूर्ति हुई, साथ में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी मिला है। इसका मतलब हो ना हो कहीं धरती की पूजा करते थे, और ये जानते थे कि यही हमको खाने पीने के साधन उपलब्ध करवाती है, इसलिए उसको प्रकृति के रूप में पूजते थे। यानी हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि बहुत बड़े किसी ईश्वर की पूजा तो नहीं होती थी, लेकिन ये प्रकृति की पूजा करते थे। और ये सबसे अच्छी बात है कि आप नेचर की पूजा कीजिए। भारत में आज भी अगर आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो उनके कोई भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते हैं, उनके ईश्वर आज भी नेचर है, ये उसी की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। आज भी, आज मैं 2025 की बात कर रहा हूं कि आज भी यही हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका धार्मिक जीवन चला करता था। इनका जीवन ज्यादातर अंधविश्वासी नहीं था, इहलौकिक था, अलौकिक ना होकर के इहलौकिक था। ये इसी जीवन के में विश्वास करते थे। हालांकि कुछ हमको ऐसे सवाग्रह मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये अलौकिक जीवन में भी विश्वास करते होंगे। जैसे कि हम अगर बात करें तो कब्रिस्तान मिले हैं, उनमें उस कब्रिस्तान में कुछ लोगों के साथ कुत्ते को दफना दिया, उनकी पसंदीदा चीज को दफना दिया, जिससे ये मालूम चले कि भैया ये अगले जीवन में जाकर के उसका भोग करेंगे। किसी को चावल पसंद थे तो चावल डाल दिए, किसी को मतलब बर्तन भी रख दिए, हथियार भी रख दिए, या अन्य चीजें भी रख दी कि तुम लोग उसका यूज करना जाकर के। अब एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात यह भी है कि उस समय शायद सती प्रथा रही हो चाहे, हालांकि इसके साक्ष्य, थोड़ा सा साक्ष्य भी मिला है। हालांकि हमने देखा है कि युगल समाधियां मिली हमको। युगल समाधि का मतलब है कि एक स्त्री एक पुरुष की समाधि आपस में लिपटे हुए और उनको दफना दिया गया है। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो वास्तव में मर गए थे या फिर उनको जबरदस्ती दफना दिया गया। तो सती प्रथा के बारे में भी खास उल्लेख नहीं है,
लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद रही हो, लेकिन विद्वान इस बारे में एक मत नहीं है कि नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सोशल लाइफ, मतलब धार्मिक जीवन की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर कुछ देखो मूर्तियां भी मिली है, मैंने इनका जिक्र किया लेकिन आपको फोटो नहीं दिखाए थे। इस प्रकार से ये मूर्ति देखिए बनी हुई है, इस प्रकार की मूर्ति, नर्तकी मूर्ति बनी हुई है। ये कुछ धार्मिक चिन्ह है, कुछ स्वास्तिक के भी निशान हमको मिले हैं, कुछ अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। इस प्रकार से ये स्वास्तिक का निशान है, ये तो आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वास्तिक के निशान के अलावा अग्नि वेदिकाएं मैंने बताया, हालांकि उसमें यज्ञ हुआ था या नहीं हुआ था इसके प्रमाण नहीं है, लेकिन अग्नि वेदिकाएं मिली हैं ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं हम लोग। राजनीतिक जीवन कैसा था? राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो इसमें कुछ छोटा सा पॉइंट है। हंटर माउंट व्हीलर साहब मानते हैं कि उस समय जनतांत्रात्मक व्यवस्था थी। इन्होंने किसी विशेष क्षेत्र का नाम नहीं लिया है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि जनतंत्रात्मक का मतलब यही हो गया ना, लोकतंत्र टाइप की बात हो कर रहे हैं। ये तो जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन विद्वान ये भी मानते हैं कि इस समय राजनीतिक जीवन नेताओं के हाथों में नहीं था, मतलब कोई खास प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होते हैं। बात करेंगे हंटर साहब की, तो हंटर साहब कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक ना होकर के जनतंत्रात्मक थी। बस इन्होंने इतना शब्द बोला है, क्लैरिटी किसी ने भी नहीं दी है, छोटी छोटी बातें बोल के उन्होंने अपनी बातें खत्म कर दी हैं। तो राजनीतिक जीवन में कुछ है ही नहीं, हम लोग इसकी क्या ही बात करें अब। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर राजनीतिक जीवन या राजनीतिक चीजें होंगी भी तो उन लोगों के हाथ में होंगी जो लोग व्यापार करते थे। ऐसा लोग मानते कि जो लोग व्यापार करते थे उन्हीं के हाथों में चीजें होती थी, वही कंट्रोल करते थे, और भ्रष्टाचार ऐसा कुछ था नहीं। तो ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि उस समय लोग जो आदान प्रदान कैसे करते होंगे, क्या कोई भाषा थी? तो हाँ, भाषा थी, मतलब ये हमारी स्क्रिप्ट है। अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की स्क्रिप्ट है, लेकिन ये स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गई है, अनडेसिफर्ड है ये, मतलब इसको पढ़ने का प्रयास हो रहा है। अब बताओ इसमें क्या समझेंगे, क्या होगा? प्रयास तो कर रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो इस समय शायद तमिलनाडु के हैं, पता नहीं केरल के हैं, कोई स्टैलिन है, स्टैलिन ने कहा है कि जो भी व्यक्ति हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लेगा, एन्क्रिप्शन तोड़ देगा, मैं उसको बड़ा तगड़ा इनाम दूंगा। इनाम की राशि कितनी मुझे नहीं मालूम, ये भी 20 दिन पहले की बात है। 20 दिन पहले उन्होंने ये घोषणा की है कि ऐसा हम कर देंगे। ठीक है, तो ये अनडेसिफर्ड है, इसको पढ़ा नहीं गया है। हालांकि ये लगभग 64 मूल चिन्ह मिले हैं हमको, और लगभग 400 अक्षर मिले हैं। टोटल अक्षर कितने मिले हैं? 400। ठीक है, इनको कट करने का प्रयास किया जा रहा है, पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, खोज किसने की? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने इसकी खोज की और यह बताने का प्रयास किया कि यह उस समय की सभ्यता का एक हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, इसको कहा गया चित्रात्मक लिपि। क्या बोलते हैं? चित्रात्मक लिपि, यानी पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक बूस्ट्रोफ्रेडन जो सिस्टम था उसके द्वारा ये बनाई जाती है। चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक इसको लिपि कहा जाता है। पढ़ने का प्रयास जारी है, पढ़ जाती है तो ठीक है, नहीं पढ़ जाती तो हम लोग ऐसे ही करके इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई, क्योंकि ये एक लंबे समय तक चली थी। ये अगर हम बात करें तो इसका जो समय काल था वो 2500 ईसा पूर्व बीसी से लेकर 1900 बीसी तक ये मेच्योरिटी में थी, 1900 बीसी तक, और 1750 तक इसका दी एंड हो गया था। इसके कई सारे कारण हैं। कारण क्या हो सकते हैं, चलो इसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत है। कोई कहता है कि बाढ़ आ गई थी। अब इतने बड़े क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ये पूरी तरीके से बाढ़ आ गई और खत्म हो गई, ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बाढ़ आई और सारे लोग खत्म हो गए, कुछ लोग तो बच जाते। दूसरा पॉइंट है कि पर्यावरण परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो गया।
क्लाइमेट चेंजेस में पूरी सभ्यता तो खत्म नहीं होती है, ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। दूसरा, आर्यों का आक्रमण आक्रमण आर्य माने जाते हैं कि 1500 बीसी में आए, और ये सभ्यता कब खत्म हो गई थी? 1750 में। तो 250 साल का संकीर्ण काल है इसमें। तो 250 साल के बाद आए, और सभ्यता जो है 250 साल के पहले खत्म हो गई थी। तो ये भी एक मायने रखता है। दूसरा है स्थान परिवर्तन। इसमें थोड़ा सा लोग मानते हैं कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि हुआ क्या कि धीरे धीरे जब क्लाइमेट चेंजिंग हुई या बाढ़ आई या कुछ भी हुआ, तो लोगों ने वहां रह करके दूसरी जगह सरवाइव करना शुरू कर दिया होगा। अब सरवाइव हर जगह तो नहीं कर सकते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया है कि सरवाइव करने के लिए अपनी जगह को चेंज कर दिया, और ये जगह चेंज करके कहीं और अपना पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमारा था हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर। हम लोगों ने बहुत डीपली इसमें बात नहीं की है, कुछ कुछ पॉइंट्स की बात की है। अगले जब हम चैप्टर में बात करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता की, जब हम इसको डीपली पढ़ाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको हम लोग कवर करेंगे। जब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और घर पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बुक्स को भी थोड़ा सा पढ़िए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।